हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सिटीजनशिप इन इंडिया जो कि हमारा 6th चैप्टर है सिटीजनशिप, उसको स्टार्ट कर दिया था। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि किसी भी कंट्री में जो पीपल होते हैं वो टू काइंड्स के होते हैं, जिसमें कि एक सिटीजन्स होते हैं और एक एलियंस होते हैं। और सिटीजन जो होते हैं वो किसी भी स्टेट के जो फुल मेंबर्स होते हैं वो सिटीजन कहलाते हैं, और जो एलियंस होते हैं वो किसी अदर कंट्री के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो एलियंस कहलाते हैं। फिर इसके बाद हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो एलियंस होते हैं वो भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एक फ्रेंडली एलियंस और दूसरे एनिमी एलियंस। हमने इसमें अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं वो ऐसी कंट्रीज़ के सिटीजन्स होते हैं कि जिन कंट्रीज़ के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, कॉर्डियल है, फ्रेंडली रिलेशंस है, यानी मैत्रीपूर्ण जिन कंट्रीज से हमारे रिलेशन है। तो ऐसे कंट्रीज से जो भी लोग इंडिया में आते हैं उनको हम कहते हैं फ्रेंडली एलियंस। और जो एनिमी एलियंस थे वो ऐसी कंट्रीज़ के सिटीजन्स होते हैं जो कि जिनके साथ इंडिया का वॉर चल रहा हो। ठीक है, या फिर उनके साथ इंडिया के जो हो डायरेक्टली वॉर वगैरह हो, तो ऐसी कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स होते हैं उनको एनिमी एलियंस कहा जाता है। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो भी सिटीजन्स होते हैं हमारे इंडियन स्टेट के, वो हमारे इंडिया में जो भी पॉलिटिकल और सिविल राइट्स होते हैं उन सबको इंजॉय करते हैं, उन सब का बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन जो एलियंस होते हैं उनको क्या होता है कि काफ़ी कम राइट्स दिए जाते हैं। उसमें से भी जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं उनको थोड़े ज़्यादा पॉलिटिकल और सिविल राइट्स दिए जाते हैं इन कंपैरिजन टू जो एनिमी एलियंस होते हैं। फिर उसके बाद हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारे इंडिया के इंडियन सिटीजन्स हैं उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिनको कि किसी भी एलियंस के लिए नहीं दिया गया है। तो ऐसे राइट्स मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसे कौन से राइट्स हैं जो सिर्फ इंडिया में सिटीजन्स को ही दिए जाते हैं। तो फिर हमने पढ़ा था कि इसमें आते हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। ये सब जो राइट्स हैं ये सिर्फ किसके लिए हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, ये फॉरेनर्स को नहीं दिए जाते हैं। और उसके बाद हमने एक लास्ट पॉइंट अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो अगर इंडिया में अगर किसी को भी प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए क्या होता है कि इंडिया का बाय बर्थ अगर कोई सिटीजन है जो कि इंडियन सिटीजन है बाय बर्थ, जिसका बर्थ इंडिया में ही हुआ हो, वो प्रेसिडेंट बन सकता है। और साथ ही ऐसा कोई सिटीजन कि जिसने नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हो, सिटीजनशिप एक्वायर की हो इंडिया की, तो वो भी हमारे देश का प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जो यूएसए है वहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे क्या है कि जो भी अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो यूएसए के प्रेसिडेंट बनने के लिए वो जो भी पर्सन होगा उसका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो यूएसए ही होना चाहिए। और उसके लिए किसी भी नेचुरलाइज्ड सिटीजन का कॉन्सेप्ट नहीं है यूएसए में। यूएसए में ये है कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आप बाय बर्थ वहीं के सिटीजन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे इंडिया में ये एक प्रोविज़न किया गया है कि कोई अगर जो कि ये नेचुरलाइजेशन का प्रोविज़न है, जो कि एक मेथड होता है इस सिटीजनशिप को एक्वायर करने का, तो उसके थ्रू भी कोई आके हमारी इंडिया में इंडियन सिटीजन बन के प्रेसिडेंट बन सकता है। तो इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये भी एक मेथड है कि जिसके थ्रू सिटीजनशिप कोई भी बाहर की कंट्री का पर्सन या सिटीजन आके हमारे देश के सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है। तो हमने बस ये डिफरेंस पढ़ा था। उसके बाद अब हम आज का अपना जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं।
The Constitution deals with the citizenship from Article 5 to 11 under Part Second। इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सिटीजनशिप है उसमें जो आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 10 है और अंडर पार्ट 2 वो सारे उसमें जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं। ये कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो आते हैं आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक, और ये क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकेंड में है। However, it contains neither any permanent nor any elaborate provisions in this regard। हालांकि जब उस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पे सिटीजन से रिलेटेड कोई भी परमानेंट या फिर कोई भी ऐसा डिस्क्राइब्ड जो पूरा एलोबरेट करके ऐसे कोई प्रोविजंस दिए नहीं थे। ठीक है, बस ये आर्टिकल दे दिए गए थे कि सिटीजनशिप के लिए क्या है आर्टिकल 5 से आर्टिकल 10 तक उसके प्रोविजंस दिए जाएंगे और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में होगा। बस इसके लिए कोई परमानेंट प्रोविजन उस टाइम पर नहीं बनाए गए थे, क्योंकि क्या हो रहा था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद तो उस टाइम पे काफ़ी लोग पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे, काफ़ी लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, तो इस टाइम पे जो है काफ़ी इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, तो ये सब चीज़ें थी, तो इसलिए इस टाइम पे कोई प्रोविजंस नहीं बनाए गए थे परमानेंटली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस पर कोई डिसीजन नहीं ले पाई थी। इट ओनली आइडेंटिफाइज द पर्सन्स हु बिकेम सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज इट्स कमेंसमेंट। ठीक है, इसने क्या किया था कि इसमें ये कहा गया है कि जो भी ये प्रोविजंस थे इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था जो कि सिटीजन बने हो, इंडिया के सिटीजन बने हो, कि जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था लागू हुआ था, मीन्स 26 जनवरी 1956 से 56 के बाद जिसने हमारी इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको एक्वायर किया था, उन्हीं लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उस टाइम पे आइडेंटिफाई किया गया था। It does not deal with the problem of acquisition or loss of citizenship subsequent to its commencement। इसमें कहा गया है कि उस टाइम पे ये जो प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो भी ये उस टाइम पे क्या था कि हमारे सिटीजन्स की अगर कैसे सिटीजनशिप का एक्विजिशन किया जाएगा, मीन्स कि कैसे सिटीजनशिप को ग्रहण किया जाएगा और कैसे अगर हम चाहें तो किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप को कैसे उसको हटा सकते हैं, कैसे उसको समाप्त कर सकते हैं, इससे रिलेटेड उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्या था, इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस नहीं बने थे, ये कहा गया है। ठीक है, इट डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्विजिशन। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए किससे रिलेटेड, कि अगर किसी ने सिटीजनशिप को एक्वायर किया है या फिर किसी की सिटीजनशिप का लॉस हो गया है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी उनसे रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पर 26 जनवरी 1950 को क्या है नहीं बनाए गए थे, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, It empowers the Parliament to enact a law to provide for such matters and any other matter relating to the citizenship। इसमें कहा गया है कि इसने क्या किया कि पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया कि पार्लियामेंट इससे रिलेटेड जो भी सिटीजन से रिलेटेड है उन सारे मैटर्स पर अपने लॉज बना सकती है। ठीक है, जो भी सिटीजन से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं उन सब के लिए क्या कर दिया गया, पार्लियामेंट को पूरी तरीके से एम्पावर्ड कर दिया गया, पार्लियामेंट लॉज बनाने के लिए फ्री हो गई। Accordingly the Parliament has enacted the Citizenship Act 1955। तो क्या हुआ कि फिर उसके बाद ही इसी प्रकार क्या किया पार्लियामेंट ने हमारे देश में क्या बनाया, जैसे हमारी पहली गवर्नमेंट आई तो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया, उसको लागू किया गया, विच हैज़ बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जिसको क्या किया गया समय के साथ साथ उसको बार बार क्या किया गया, इसमें अमेंडमेंट किए गए, काफ़ी बार इसमें अमेंडमेंट किए गए, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 सबसे पहले हमारी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, जो कि पार्लियामेंट को एम्पावर्ड कर दिया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कह दिया गया था कि पार्लियामेंट फ्री है लॉज को बनाने के लिए, जो भी किससे रिलेटेड है, जो भी सिटीजनशिप के मैटर्स हो, चाहे वो सिटीजनशिप की एक्विजिशन का मैटर हो या फिर सिटीजनशिप के लॉस का मैटर हो, उसके लिए क्या था कि पूरी तरीके से पार्लियामेंट को एम्पावर्ड कर दिया गया था। और फिर पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया था, जो कि जिसको टाइम पर क्या किया गया, टाइम के साथ साथ अगर उसमें चेंजेस लाते गए और उसको बार बार अमेंड करते रहे।
Accordingly, according to the Constitution, the following four categories of persons became the citizen of India at its commencement, that is on 26 जनवरी 1950। ये कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो उस टाइम पे 26 जनवरी 1950 को जो जिस टाइम पे हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि जो सिटीजनशिप थे, किसी भी इंडिया के जो सिटीजन थे, अगर किसी को भी किसी भी फॉरेन पर्सन को, किसी भी फॉरेन सिटीजन को अगर इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करनी थी, तो उसके लिए क्या किया गया था, उसके लिए 4 कैटेगरीज बनाई गई थी कि ऐसे 4 कैटेगरीज, ऐसे 4 टाइप्स के जो पर्सन हैं वो इंडियन सिटीजन्स बन सकते हैं। जब से कि और ये प्रोविजन किसमें किए गए थे, ये किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसमें जो पहला कैटेगराइजेशन किया गया था, उसमें कहा गया था कि ए पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया, एक ऐसा व्यक्ति कि जिसका क्या हो, डोमिसाइल क्या हो, इंडिया का हो, जिसका डोमिसाइल इंडिया का हो। डोमिसाइल क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि हमारा प्लेस ऑफ रेजिडेंस को बताता है। ये बताता है कि हम इस जगह के रहने वाले हैं, या फिर प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंट ये भी होता है कि जहाँ पर हम काफ़ी टाइम से रह रहे हो या परमानेंटली जहाँ पर हम रहते हो, तो उसको कहा गया डोमिसाइल। ठीक है, बेसिकली इसको कहा जाता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पर निवास, जो हमारा क्या है, निवास का स्थान है। तो ये कहा गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास क्या है, इंडिया का डोमिसाइल है, यानी वो क्या है, इंडिया में रहता है, इंडिया में अगर वो रहेगा तो तभी उसके पास क्या होगा, डोमिसाइल होगा, क्योंकि डोमिसाइल बनाया ही इसलिए जाता है कि उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस वो हो। ठीक है, तो ये कहा कि उस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए, पहली ये कंडीशन रखी गई। और कहा कि एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ द 3 कंडीशंस, और कहा कि ये जो 3 कंडीशंस हैं उनमें से एक कंडीशन को और फुलफिल करना होगा। वो 3 कंडीशंस क्या क्या थी, उसमें से वो थी इफ़ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, यदि वह क्या है, इंडिया में बॉर्न हुआ है, यानी उसका जन्म इंडिया में हुआ है। और इफ़ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक, माता या पिता, कोई भी इंडिया में उनका जन्म हुआ हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन थी, या फिर और इफ़ he has been ordinarily resident in India for 5 years immediately before the commencement of the constitution। ठीक है, ये कहा गया है कि या तीसरी कंडीशन क्या बताई गई कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट से पहले क्या है, इमीडिएटली 5 साल पहले तक इंडिया में रहता हो। ठीक है, इंडिया में ऑर्डिनरीली वो वहाँ का रेजिडेंट हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब हुआ था, 26 जनवरी 1950, यानी कहा गया है कि वो पर्सन 26 जनवरी 1950 से 5 इयर्स पहले तक उसका जो ऑर्डिनरी जो उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस हो वो इंडिया होना चाहिए, ये कहा गया था। तो कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जो है बिकेम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। ये पहला पॉइंट था। उसमें क्या बताया गया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्या होना चाहिए, इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए। ये तो पहली कंडीशन हो गई। और उसके बाद क्या कहा गया कि एंड ऑल्सो फुलफिल्ड, और 3 कंडीशन दी गई, और कहा गया कि इनमें से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन थी वो 3 कंडीशन, उसमें पहली कंडीशन थी कि या तो उस व्यक्ति का जन्म जो है, उसका बर्थ इंडिया में होना चाहिए। दूसरा था कि आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, या फिर उस व्यक्ति के, उस पर्सन के पेरेंट्स मीन्स कि माता या पिता में से कोई भी एक, किसी भी एक का बर्थ इंडिया में होना चाहिए। और तीसरी तीसरी कंडीशन ये थी कि इफ़ क्या हो कि वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कमेंसमेंट के 5 साल पहले से ही इंडिया में एज ए ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह रह रहा हो। ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले, इमीडिएटली 5 साल पहले तक वो इंडिया में रह रहा हो, तो वो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, इंडियन सिटीजन बना दिया जाएगा। बिकेम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो पर्सन क्या होगा, इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। उसके लिए जो सेकेंड कैटेगरी थी वो उसमें कहा गया ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ये कहा गया कि एक ऐसा पर्सन जो कि इंडिया आया हो
कहाँ से? पाकिस्तान से माइग्रेट होके, यानी ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, एक ऐसा पर्सन जो इंडिया आया हो, इंडिया में माइग्रेट, पाकिस्तान से आकर इंडिया में आया हो, ठीक है, माइग्रेट हुआ हो इंडिया में और पाकिस्तान से आया हो, और वो क्या चाहता है, बिकेम एन इंडियन सिटीजन, और वो एक इंडियन सिटीजन बनना चाहता है, तो वो एक इंडियन सिटीजन बनेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, इफ़ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, यदि क्या हो ऐसे व्यक्ति का या तो उसके पेरेंट्स में से, ठीक है, या इफ़ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है, या तो वो खुद, ठीक है, या तो वो खुद या फिर उसके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में से माता या पिता, ठीक है, माता या पिता, या फिर और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से, मतलब दादा या दादी, ठीक है, उसके दादा या फिर दादी जो है वो क्या होने चाहिए, वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, वो बॉर्न हुए हों अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया मीन्स कि वो चाहे इंडिया में हुए हो या फिर पाकिस्तान में हुए हो, जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही हो तब की बात है ये, तब की बात कही गई है कि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स में से भी, चाहे वो दादी हो, चाहे वो दादा हो, चाहे वो उसके माता हो, चाहे पिता हो, चाहे वो खुद हो, इसमें से कोई भी एक एक क्या होना चाहिए, उसका जो 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 प्लेस ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, वो इंडिया का होना चाहिए, ठीक है, वो उनका वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, और उनका जन्म क्या होना चाहिए, अनडिवाइडेड इंडिया में होना चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो या फिर पाकिस्तान में हो, एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ द टू कंडीशंस, और कहा कि उसके साथ ही इन दोनों में ये जो कंडीशंस दी गई हैं उनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द टू, ठीक है, एनी वन ऑफ द टू, यानी इन टू कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, विल्स बताया गया है, इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, कहा गया है कि अगर वो क्या हो, माइग्रेट हुआ हो इंडिया को, कब, बिफोर जुलाई 1948 में, अगर वह इंडिया आया हो जुलाई 1948 से पहले, तो वो क्या बन जाएगा, इंडियन सिटीजन बन जाएगा। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि जुलाई 1948 के बाद एक एक परमिट ये एक परमिट लगा दिया गया था कि अगर आपको अब इसके बाद आप पाकिस्तान से इंडिया आएंगे तो एक उसके लिए एक परमिट जारी कर दिया था कि आपको उस परमिट को दिखाना होगा, तभी आप एंट्री में तभी आप जो इंडिया है वहाँ कंट्री में एंट्री कर सकते हैं, ये प्रोविज़न था सिटीजनशिप के लिए, ठीक है, तो इसीलिए कहा गया था कि इससे पहले के जो भी होंगे उससे पहले आना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो अगर 19 जुलाई 1948 को आ गया तो उसके लिए परमिट की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद नेक्स्ट कहा गया है, ही हैड बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, ठीक है, और क्या हो कि वो अपनी जो उसकी माइग्रेशन की डेट है उससे पहले तक कहाँ रह रहा हो, कह रहे हैं ही हैड बीन, वो इंडिया का ही निवासी हो, यानी इंडिया में ही वो रह रहा हो अपनी, जब से कि उसने माइग्रेशन लिया है, ठीक है, जब से वो पाकिस्तान से या फिर कहाँ, हाँ, जब से वो पाकिस्तान से आया है तो उसका जो रेजिडेंट, जो उसके निवास का स्थान होना चाहिए वो इंडिया ही होना चाहिए, ये कहा गया है। और ये जो दूसरी कंडीशन दी गई है वो है, और इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया, और in case he migrated to India on or after July 1948, he had been registered as a citizen of India, कहा गया कि बट ए पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली इफ ही हैड बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, इसमें ये कहा गया है कि जो इसके लिए दूसरी कंडीशन बताई गई कि जो वो माइग्रेंट है, वो जो भी पर्सन है, अगर वह इंडिया आता है 19 जुलाई 1948 को या फिर उसके बाद की डेट में, ठीक है, उसके बाद आता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे खुद का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, कि उसे सिटीजन ऑफ इंडिया बनना है, उसके लिए उसे खुद का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसे रजिस्टर्ड कराना होगा खुद को, बट ए पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड, और लेकिन उसके लिए क्या था
कि जो और वो जो सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर्ड जो करा सकता था वो सिर्फ ऐसा ही पर्सन करा सकता था जो कि क्या कर रहा हो कि जब से उसने अपनी एप्लीकेशन डाली हो रजिस्ट्रेशन की उसके लगभग 6 महीने पहले से वो क्या रह रहा हो, इंडिया में ही निवास कर रहा हो। ये मेन चीज़ कह दी गई। ठीक है कि अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट करते हैं, पाकिस्तान से इंडिया में आते हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, ये कहा कि आपको आपको खुद को रजिस्टर्ड कराना होगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप सिटीजन बनना चाहते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी इसके लिए सिर्फ वही व्यक्ति करा सकता था जो कि क्या कर रहा हो कि जिस दिन से उसने एप्लीकेशन दी हो रजिस्ट्रेशन की, उससे 6 महीने से पहले से वो इंडिया में निवास कर रहा हो, यानी उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस पिछले 6 महीनों से ही क्या होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। तो तब वो 6 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन कराएगा। अगर वो, ये कंडीशन किसके लिए थी कि अगर वो क्या है कि वो पर्सन पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 या फिर उसके बाद आता है। ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले आता है कोई भी पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में, तो क्या था कि उसको क्या करना था, बस उसके लिए ये कंडीशन थी कि वो खुद क्या होना चाहिए था, अनडिवाइडेड इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए था, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से दादाजी या दादी जी में से कोई भी एक अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न होना चाहिए था, या फिर माता या पिता में से कोई भी एक अनडिवाइडेड इंडिया में उनका बॉर्न होना चाहिए था। ये कंडीशन थी। और साथ ही ये तो दोनों के लिए कंडीशन थी, दोनों ही केस में, भले ही वो 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो या फिर 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो। ठीक है, और लेकिन जो इसके साथ ही जो बिफोर वाली कंडीशन थी जुलाई 1948 में, वो था कि उसने क्या करना था कि बस उसको यहाँ पर जब वो जिस डेट को वो अप्लाई करता, उसको उस डेट से क्या करना था, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। ठीक है, कि उसको उससे पहले आना था 19 जुलाई 1948 के लिए। उसके बाद क्या कर दिया गया था कि रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन भी आप तब कराएंगे जब आप उसके भी 6 मंथ्स पहले से ही इंडिया में रह रहे हो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो तीसरी कैटेगरी है उसमें बताया गया था, ये जो अभी हम प्रोविज़न पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, तो उसके ये ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रोविजंस हैं, जिसमें कि चार कैटेगरीज दी गई थी। ठीक है, तो इसमें जो थर्ड है इसको हम पढ़ते हैं, ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1 1947। ये कहा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पाकिस्तान गया हो, ठीक है, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट हो गया हो 1 मार्च 1947 को, 47 के बाद वो उसने क्या किया हो, पहले तो इंडिया में ही था, लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई पर्सन क्या करता है, इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट हो जाता है, बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, इंडिया को ही वापस आ जाता है फॉर रीसेटलमेंट, क्या है कि इंडिया में ही रहने के लिए, इंडिया में ही परमानेंटली रीसेटल होने के लिए आ जाता है, तो कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन, वो क्या कर सकता है, इंडियन सिटीजन बन सकता है। फॉर दिस ही हैड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ये कहा गया है कि उसके लिए उसे क्या करना होगा, ही हैड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, उसको अपने रजिस्ट्रेशन कराने की डेट से उसके जो भी वो अपनी एप्लीकेशन देगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उस डेट से 6 महीने पहले तक उसको क्या होना होगा, उसको इंडिया का ही रेजिडेंट बनना होगा, यानी इंडिया में ही उसको रहना होगा। ये इसमें बताया गया है कि उसको 6 महीने पहले तक इंडिया में ही रहना होगा। उसके बाद जो फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कैटेगरी है, इसमें है ए पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाज born in undivided India but who is ordinarily residing outside India shall become an Indian citizen। ये कहा गया है कि एक ऐसा पर्सन जो कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स, ठीक है, जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, या तो खुद या फिर उनके कोई भी पेरेंट्स मीन्स माता या पिता, यानी फादर या फिर मदर, और ग्रैंड पेरेंट्स में हो गए दादाजी या दादी जी, ठीक है, उनमें से कोई भी क्या हो, एक जो हो वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ हो। अनडिवाइडेड इंडिया मीन्स कि इंडिया या पाकिस्तान में पहले, ठीक है, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, तो दोनों जगह में से कहीं पर भी बॉर्न हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया में,
बट हु इज़ ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग आउटसाइड। लेकिन क्या है कि अगर ऐसा व्यक्ति क्या है, मतलब उसके ग्रांड, या तो हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कि क्या हो, दादाजी या दादी जी, माता या पिता, इनमें से माता या पिता या खुद वो, इनमें से क्या हो, कोई भी एक, इन चारों में से कोई भी एक, और वो खुद क्या है, अगर इंडिया में अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति होगा वो लेकिन लेकिन क्या है कि वो व्यक्ति जो है अब क्या रहता है, आउटसाइड इंडिया रहता है, ठीक है, और वो चाहता है इंडियन सिटीजन बनना चाहता है। अब ऐसा है कि उसके क्या है, उसके कोई, उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई, या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई भी जो थे, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे दादी जी हो, चाहे दादाजी हो, उनका जन्म जो है वो इंडिया में हुआ था, अनडिवाइडेड इंडिया में पहले हुआ हो, लेकिन वो क्या है, जो इसकी मांग कर रहा है, जो चाह रहा है कि उसे जिसे सिटीजनशिप चाहिए, वो क्या कर रहा है अभी, वो आउटसाइड इंडिया रहता है, ठीक है। तो अगर उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो कि आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया जिसका रेजिडेंस है, और वो इंडियन सिटीजन बनना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, इफ़ ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ हिज रेजिडेंस, तो उसको क्या करना होगा, उसके लिए ये प्रोविज़न बताया गया है कि वो क्या करेगा, उसके लिए वो खुद को क्या करेगा कि वहीं पर जहाँ पर कि वो, जहाँ पर भी वो है, जो जिस कंट्री में उसका रेजिडेंस है, वहाँ पर ही क्या करेगा कि वहाँ पे जो इंडिया का के क्या होते हैं, कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या डिप्लोमेटिक कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडिया के, वहाँ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अगर ये जो भी डिप्लोमेटिक कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के, अगर वो उसको रजिस्टर्ड कर लेते हैं और वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, उसके रजिस्ट्रेशन को, तो उसको वहीं रहते रहते उसको इंडिया नहीं आना पड़ेगा डायरेक्टली, उसको वहीं पर ही उसी दिन से क्या हो जाएगा, वो इंडिया का सिटीज़न हो जाएगा, उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, ये इसमें प्रोविज़न है। Thus, this provision covers the overseas Indian who may want to acquire Indian citizenship। इसमें बताया गया है कि ये जो फोर्थ वाला कैटेगराइजेशन है, ये जो फोर्थ वाला प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न किसको कवर करता है, ओवरसीज़ इंडियंस को भी कवर करता है, कि अगर कोई भी ओवरसीज़ इंडियन, ऐसे ओवरसीज़ इंडियन अगर कोई जो है इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो वो भी इस मेथड के थ्रू ले सकते हैं। उनको क्या करना है कि अपना जहाँ भी वो जिस भी कंट्री में रहते हैं, जिनका अभी प्रेजेंट जो भी उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, वहाँ पर जाकर क्या करेंगे कि जो भी कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है, जो भी डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया है, उसके ऑफिस में जाकर वो वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और वो इस चीज़ को कहेंगे कि हमें इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए। तो अगर जो इंडिया का जो कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव है, जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका रजिस्ट्रेशन क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या होगा, वो सिटीजन उसी टाइम से वो पर्सन क्या हो जाएगा, इंडियन सिटीजन हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट जो है, ये ओवरसीज इंडियंस को भी कवर करता है, अगर वो चाहे तो वो इसी मेथड से इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। To sum up, these provisions deal with the citizenship of a person domiciled in India। ये कहा गया है कि इसके साथ ही इसमें क्या था कि सिटीजनशिप के लिए कुछ और भी प्रोविजंस को ऐड किया गया था, जैसे कि पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ऐसे पर्सन क्या हो कि उनके पास इंडिया का डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर ऐसे पर्सन जो कि ऐसे प्रोविज़न ही कह रहे हैं कि फिर बाद में जोड़े गए सिटीजनशिप से रिलेटेड, कि जिसमें क्या कहा गया, अलग अलग कंडीशंस बनाई गई ऐसे लोगों के लिए, पर्सन्स डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ऐसे पर्सन के जिनका क्या हो, इंडिया में डोमिसाइल हो। और दूसरा, पर्सन्स माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसे पर्सन जो कि पाकिस्तान से माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आए हो। और जो कि थर्ड है, पर्सन्स माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, और ऐसे व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट तो हुए, इंडिया में आए, बट लेटर रिटर्न, और लेकिन उसके बाद क्या है, वापस चले गए। एंड पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, और ऐसे पर्सन जो हैं तो इंडियन ऑरिजिन के, लेकिन वो रहते हैं आउटसाइड इंडिया, जैसे कि उन्हें ओवरसीज इंडियन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके लिए बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिर बाद में जो सिटीजनशिप के एक्ट्स बनाए गए, तो इन प्रोविजंस को भी उनमें ऐड किया गया, ये बताया जा रहा है।
द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप्स आर एज फॉलोज। ये कहा जा रहा है कि कुछ और भी क्या है, कुछ अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं जो कि सिटीजन से रिलेटेड हैं, सिटीजनशिप से रिलेटेड हैं, जो कि नागरिकता के बारे में हैं। कुछ और भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए गए हैं, दिए गए हैं, वो ये हैं। नंबर 1, नो पर्सन shall be a citizen of India or be deemed to be a citizen of India if he has voluntarily acquired the citizenship of any फॉरेन स्टेट। ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कह रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है कि अगर इंडिया का कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया का सिटीजन है और उसने क्या कर रखी है, इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर रखा है, तो अगर वो क्या करता है किसी और फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को वॉलेंटरीली अपनी इच्छा से एक्वायर करता है, तो उस व्यक्ति की क्या होगी, जो इंडियन सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये कहा गया है, ठीक है। और कहा गया है कि फिर वो पर्सन इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा। ये लिखा है नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, इंडिया का सिटीजन है और जो कि ऐसा कोई भी इफ ही वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो इंडिया का सिटीजन है अभी, ठीक है, या फिर जिसने इंडिया के सिटीजनशिप को एक्वायर किया है, लेकिन वो अपनी इच्छा से क्या करता है, किसी दूसरे कंट्री की या फिर फॉरेन स्टेट की, फिर किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है, तो फिर वो क्या होगा, हमारे इंडिया का सिटीजन नहीं होगा, ठीक है। फिर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होगा और उससे इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो छीन ली जाएगी, उससे उसकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो समाप्त कर दी जाएगी। Number 2, every person who is or is deemed to be a citizen of India shall continue to be such citizen subject to the provisions of any law made by the parliament। ये कहा गया है कि जो भी प्रोविजंस पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है, जो भी इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर वो सारे लॉज अप्लाई होंगे जो भी लॉज पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। ये कहा गया कि सिटीजनशिप से रिलेटेड, नागरिकता से रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे, जितने भी नियम होंगे, उन सबको बनाने का जो पूरी कंप्लीट अथॉरिटी थी वो किसको दी गई थी, पार्लियामेंट को दी गई थी। और कहा था कि जो भी पार्लियामेंट लॉज बनाएगी उनको इंडिया का हर कोई सिटीजन क्या है उसको फॉलो करेगा, तभी उसको सिटीजनशिप मिलेगी। अगर कोई भी चाहता है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया उसे मिले, तो वो उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करना होगा जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए होंगे, या फिर उन लॉज को फॉलो करना होगा किसी भी सिटीजन को जो कि इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करना चाहता है, उसको उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करना होगा या उन्हीं लॉज को फॉलो करना होगा जिनको इंडिया की पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। यानी सिटीजनशिप के जो भी मैटर्स हैं, इससे रिलेटेड जितने भी मामले हैं, सब इसमें जो उसमें सर्वोच्चता दी गई थी वो दी गई थी पार्लियामेंट को। यानी पार्लियामेंट को क्या माना जाएगा, उसमें सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी माना जाएगा, ठीक है, हायर अथॉरिटी माना जाएगा। जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिटीजनशिप में वही लॉज होंगे, वही प्रोविजंस बनाए जाएंगे और वही पूरी कंट्री में अप्लाई होंगे जिनको भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा। पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है उसको पावर है कि क्या है, उसको इस बात की पावर दी गई है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को क्या हो, किसी पर्सन को सिटीजनशिप देना हो, सिटीजनशिप एक्वायर करना हो, या फिर किसी पर्सन की सिटीजनशिप का टर्मिनेशन करना हो, यानी सिटीजनशिप को निरस्त करना हो, तो और जो भी सारे मैटर्स हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड मैटर्स हैं, उन सब पे जो भी प्रोविजंस बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, ये बताया गया है इसमें। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया। इसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा था, इसमें हमने आज पढ़ा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से रिलेटेड जो प्रोविजंस बनाए गए थे, हमने इसको इसमें स्टडी किया।
तो आज हम यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर में। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो कि आया था। ये पहले किसके लॉज फॉलो होते थे? पहले तो ये जो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ, तो उस दिन से ये जो हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी थी और जो हमने अभी ये टॉपिक पढ़ा, पहले इसके सारे लॉज फॉलो होते थे, ये सारे लॉज फॉलो होते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया 1955 का, तो उसके बाद क्या हुआ, सिटीजनशिप के लिए उनके अकॉर्डिंग काम हुआ। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप के सारे प्रोविजंस को अप्लाई किया गया। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। प्लीज़ अगर आपको समझ आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।